सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 1 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशंस, प्राइम मिनिस्टर। तो जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि बॉर्डर इश्यूज ओवरऑल रिलेशंस को उन्हें डिफाइन नहीं करना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में। और जो इंडिया और चाइना है वो राइवल्स नहीं है, बल्कि कोऑपरेशन पार्टनर्स हैं। और मोदी और जी जिनपिंग दोनों ने रीअफर्म किया कि दोनों डेवलपमेंटल पार्टनर्स हैं और डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। वहीं दोनों ने जो है इस चीज़ पर भी एग्री किया कि जो है पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन करना चाहिए। वीज़ा फैसिलिटेट करना या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से स्टार्ट करना, टूरिस्ट वीज़ाज देना, ये सारे इम्प्रूव करेंगे हमारे रिलेशंस। इंडिया और म्यांमार की बात करें तो उन्होंने वो सीनियर जनरल वहाँ से मिले। तो इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया म्यांमार के डेवलपमेंटल नीड्स के लिए, और स्ट्रेस किया जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़ के अंडर म्यांमार की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया। और इंडिया एक म्यांमार लेड और म्यांमार ओन्ड पीस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें इंडिया का इमीडिएट जो उसके नेबर्स हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशंस बनाना। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेसिकली एक्टिवली ईस्ट एशिया के साथ इंगेज करना, मतलब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, एनर्जी कनेक्टिविटी बढ़ाना, रोड रेल डिजिटल कनेक्टिविटी, और स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन करना, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाना, ये सब चीज़ें आती हैं। और इंडिया ने चाइना की एससीओ प्रेसिडेंसी को भी सपोर्ट किया। और मोदी ने जी जिनपिंग को इनवाइट किया है 2016 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसके लिए, 2026 में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट टू ऑफर इमीडिएट लिक्विडिटी कंप्लायंस रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स हिट बाय टैरिफ। तो जैसा कि हमें पता है कि यूएसए ने इंडिया पे जो है 50% टैरिफ लगाया हुआ है रशिया से एनर्जी और डिफेंस ट्रेड करने के लिए। तो अब यहाँ पे इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में कैसे उसको हैंडल करेगा, उसके लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स कुछ बनाए हैं। जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं उसमें क्या है, लिक्विडिटी सपोर्ट है। लिक्विडिटी सपोर्ट्स के मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रेड फाइनेंस, इंटरेस्ट जो उनको मिलता है लोन पे, इंटरेस्ट सबवेंशन, कोलेटरल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। कंप्लायंस रिलीफ में ऑर्डर मेंटेनेंस और एम्प्लॉयमेंट दोनों सस्टेन करना। निर्यात प्रोत्साहन, एक वन सेकेंड, निर्यात प्रोत्साहन के थ्रू ट्रेड फाइनेंस का एक्सेस दिया जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट रिलीफ हो गया, और जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कार्ड्स दिए जाएंगे। और निर्यात दिशा में जो है उनको मार्केट का एक्सेस, कंप्लायंस सपोर्ट और ब्रांडिंग और पैकेजिंग असिस्टेंस दिया जाएगा। जो एसईजेड बेस्ड से उनके लिए प्रोडक्शन के नॉर्म्स हैं वो रिलैक्स किए जाएंगे। फिर जो उसके बाद मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जो ली गई है कि एक्सपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करना, डिपेंडेंस एक ही कंट्री पर ना हो, और एग्जिस्टिंग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा उसका यूज़ करना। एसईजेड जो बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स को दोबारा से रिवाइव करना। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में क्या क्या लिया गया है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लाना, क्रूशियल सेक्टर्स में जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाना। और जो डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भारत ट्रेड नेट क्रिएट करना फॉर स्मूदर ग्लोबल ट्रेड। और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने अपनाई हैं, जो यूएस ने टैरिफ लगाया अ, उसको उससे बचने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ पुम्पुहार कोस्ट बिगिंस दिस मंथ। तो पुम्पुहार कोस्ट जो नागापट्टिनम में है, तमिलनाडु। तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने अनाउंस किया है कि इस कोस्ट पे अंडर वाटर अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होंगे। एम होगा कि तमिलनाडु का जो मैरीटाइम पास्ट है उस और सबमर्ज रिमेन्स को स्टडी करना। तो बेसिकली पुम्पुहार जो है ये अर्ली जो चोलाज हैं उनकी कैपिटल और एक मेजर एंशियंट पोर्ट था, सिटी था। और नागापट्टिनम मेडिवल ट्रेड हब और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक का काम करता था। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इंडियन रोजवुड ट्री के बारे में है, जो कि जिसको डेलबेरिया लैटीफोलिया भी बोलते हैं।
तो ये अभी क्या है, जो प्राइवेटली ओन्ड ट्रीज़ हैं, स्पेशली टीज़ जो प्लांटेशन नीलगिरीज में हैं, वो रिस्क पे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनको प्रोटेक्ट करता है तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट 1995। तो ये बेसिकली 2010 में एक्सटेंड किया गया था 15 सालों के लिए, और अभी फरवरी 2025 में ये जो है रिन्यू नहीं हुआ है, इसलिए। और इस एक्ट के अंदर इन ट्रीज़ को कट करना जो है वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन वो बैन है। तो इसलिए और सिर्फ 17.2% जो है ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हैं। तो इनका निकनेम इसको बोलते हैं आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट। एक टाइप का प्रीमियम टिम्बर होता है फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट के लिए। और इकोलॉजिकल रोल ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका जो है ये इम्प्रूव करता है इसकी सॉइल की फर्टिलिटी को, और जो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है, लॉन्ग टर्म यानी क्लाइमेट बेनिफिट है, और की स्टोन स्पीशीज़ है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं इसके। और जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही, तमिलनाडु में भी डिक्लाइन हो रही, कर्नाटका हो गया चाहे केरला हो गया, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। ये बेसिकली जो है ये रिस्क पे हैं कि वो जो है ट्रीज प्रोटेक्टेड एरियाज में है प्लस जो हैबिटेट्स में है। तो ये लीगल फेलिंग जो है इनकी गिराया जा सकता है, इनको काटा जा सकता है, और लैंड यूज चेंज हुआ है काफ़ी। तो अभी बोलते हैं कि एक इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए टारगेट टैगिंग और सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो डिफरेंशिएट करे प्लांटेशन जो इलीगली हार्वेस्ट जो प्लांटेशन ग्रोन है और जो इलीगली हार्वेस्ट किए गए हैं उनके बीच में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तेलंगाना पासेस बिल्स फॉर 42% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो तमिलनाडु ने एक बिल पास कर दिया है जिसमें कि 42% रिजर्वेशन दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस को लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होंगे। गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया था पूरे स्टेट में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एनजीओ एजुकेट गर्ल्स विंस रमन मैग्सासे अवार्ड। तो ये रमन मैग्सासे अवार्ड क्या है? बेसिकली 1958 में स्टार्ट किया गया था और मनीला फिलीपींस में, और इसे रमन मैग्सासे के नाम पे रखा गया था जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के उन पे। और ये एशिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप और ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। तो अब ये बेसिकली जो है इस बार केट गर्ल्स नाम का जो एनजीओ है इंडिया में उसको मिला है, और एक ये इंडिया का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैकवर्ड और जो रिमोट एरियाज़ में लड़कियों को एजुकेशन के लिए काम करते हैं। इसे एशिया का जो है नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। इन इंडिविजुअल्स को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप दिखाते हैं, जो पब्लिक सर्विस, सोशल जस्टिस, पीस, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ इन जैसे एरियाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडियन आर्मी टेस्ट कॉम्बैट रेडिनेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 के बारे में है जो कि कामेंग अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म की जा रही है। और ये पर्पज़ ये है कि शोकेस करना है इंडिया की प्रिपेयर्डनेस नेक्स्ट जेन वॉरफेयर के लिए इन कोई डिफ़िकल्ट टेरेन में। और एक आशनी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है, आशनी आशनी प्लेटून्स, जो कि डिज़ाइन किया गया है करने के लिए जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है विद ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स इन बैटल टू फॉर बैटलफील्ड एडवांटेज के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सिंप्लीफाइंग द मैमोथ इनकम टैक्स एक्ट इन 6 मंथ्स। तो ये न्यूज़ बेसिकली जो है इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है उसके रैशनलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैमोथ टास्क सिर्फ 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दिया गया। तो सिंप्लीफाई कैसे किया गया, इसमें जो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसमें बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वो पहले 47 जो चैप्टर्स थे उसको रिड्यूस करके 23 कर दिया गया। सेक्शंस की बात करें तो 819 सेक्शंस से रिड्यूस करके 536 सेक्शंस, टेबल्स 18 टेबल से 57 टेबल्स, और लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है। लीगल जार्गन्स हैं या आर्केइक वर्ड्स हैं तो उन चीज़ को हटाया गया है, और एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए गए हैं जहाँ नेसेसरी था।
इनकम टैक्स एक्ट को एक सिंप्लीफाइड, यूज़र फ्रेंडली और क्लियर लॉ बनाया गया, जिसमें पुराने कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस जो है वो हटाए गए हैं। को बनाने में लगभग 75,000 मैन आवर्स जो है वो इन्वेस्ट हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नागालैंड असेंबली टू डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ डेविल वर्शिप। तो यहाँ पे डेविल वर्शिप के बारे में है, जिसको सैटनिक वर्शिप भी बोलते हैं। तो सैटनिक वर्शिप क्या होता है? ये एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें लोग शैतान या डेविल या शैतान को अपना गॉड या पावर सोर्स जो है मानकर उसकी पूजा या रिचुअल करते हैं। नागालैंड में एक आज असेंबली स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें डेविल वर्शिप पर का जो इम्पैक्ट है उस पर डिस्कशन होगा। और उन्होंने बोला कि जो है ये नागालैंड में एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे ऐसी वर्शिप जो है अडॉप्ट करना वो शॉकिंग है, क्योंकि क्रिश्चियंस इस चीज़ का विरोध करते हैं। और यूथ ऐसे रिचुअल्स के बाद जो है स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाते हैं। कुछ लोग 1 लाख रुपए लेके या फिर दो टू व्हीलर का प्रॉमिस करके इस वर्शिप में उसको बुला रहे हैं लोगों को, यूथ्स को। डिमांड है एक नया लॉ बनाया जाने की नागालैंड में, जो सैतानिक वर्शिप को जो है वो प्रोहिबिट करे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, इंडियाज इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो ये इस आर्टिकल ये एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा है, जो इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस और एनर्जी सिक्योरिटी को हाईलाइट करता है। यहाँ पे बोलते हैं इंडिया का मंत्रा क्या है? ट्रायल बिफोर ट्रम्प। ट्रायल बिफोर ट्रम्प मतलब जैसे समुद्र मंथन में दुख के बाद अमृत निकला, वैसे ही इंडिया हर क्राइसिस से नई स्ट्रेंथ लेकर निकला है। जैसे 1991 का जो क्राइसिस आया, उसके बाद लिबरलाइजेशन किया गया, और कोविड-19 के टाइम पे फिर उसके बाद डिजिटल बूम आया, और अब जो है डेड इकोनॉमी बोला था अमेरिका ने, तो वही यहाँ पे बोला है कि डेड इकोनॉमी बोलने वालों को जीडीपी का जो ग्रोथ डेटा है वो आंसर दे रहा है। कि बोला गया कि जो क्वार्टर 1 जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का है, उसमें जो इंडिया की ग्रोथ रही है वो 7.8% रही है, और इंडिया वर्ल्ड का जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और डिकेड्स के एंड तक जर्मनी को क्रॉस करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बोले कि जो है S&P जो है उसने अपनी 18 साल के बाद इंडिया की रेटिंग्स को भी अपग्रेड किया। 2013-14 से लेकर 2022-23 तक 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया बोलते हैं थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बोलते हैं, 2014 में 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, जो कि अब बढ़कर 20% तक पहुंच गई है। और बायोगैस की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स, इन सब में पीएसयू जो है लीड कर रहे हैं। और रशिया की ऑयल कंट्रोवर्सी के बारे में बोलते हैं कि इंडिया ने कोई सैंक्शंस जो है ब्रेक नहीं किए हैं, और रशिया का क्रूड ऑयल है अंडर जो है क्रूड ऑयल उसका लीगल है अंडर यूरोपियन यूनियन प्राइस कैप। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ना खरीदता तो ये ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है $200 पर बैरल तक पहुंच जाता, ऐसा बोलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आया इंडिया। 4 नए जो है सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव किए गए। यूपीआई की बात करें तो जो है वर्ल्ड का नंबर 1 जो है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स इनोवेशंस को एक्सपोर्ट में बदल रहे हैं। तो फ्यूचर आउटलुक 2038 तक इंडिया का जीडीपी बोलते हैं कि 34 ट्रिलियन से ज़्यादा हो सकता है, $34 ट्रिलियन से ज़्यादा हो सकता है, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। और ग्रोथ इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक होगी। विकसित भारत अब एक डिलीवरेबल बन चुका है, ऐसा बोलते हैं पूरे आर्टिकल में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, यूक्रेन एज अ बैटल बिटवीन अमेरिका एंड वाशिंगटन। तो इस आर्टिकल में बताते हैं कि यूक्रेन वॉर जो है उसका असली रेजोल्यूशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से नहीं निकलेगा, बल्कि यूएस की इंटरनल पावर जो स्ट्रगल है उससे निकलेगा। तो यहाँ पे अमेरिका वर्सेस वाशिंगटन है। तो इस ये क्या चीज़ है, यहाँ पे बताते हैं कि 2014 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा था कि यूक्रेन वॉर को फर्स्ट डे इन ऑफिस ख़त्म कर देंगे, और अमेरिकन पब्लिक जो है वो लार्जली पीस चाहती थी। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप सिर्फ हाफ मेजर्स ही ले पाए। कुछ वक्त के लिए आर्म्स और जो इंटेलिजेंस है वो उसका सपोर्ट यूक्रेन को रोका, बट उसके बाद दोबारा से फंडिंग और जो सैंक्शंस है वो जारी रखे। तो ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है, ट्रंप और उसका जो मूवमेंट है एंटी इंटरवेंशनिस्ट है, मतलब इंटरवेन नहीं करना ज़्यादा, मतलब यूएस को ग्लोबल वॉर्स में जो है नहीं घुसना चाहिए।
रिसोर्सेज जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए में लगाने चाहिए। ये अप्रोच एक्सेप्ट करता है कि जो इंडिया, चाइना और रशिया अपने-अपने रीजन्स में अपनी हेजेमनी मेंटेन करें, और दूसरी तरफ वहीं पे अमेरिका फर्स्ट और इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच ट्रम्प का, दूसरी तरफ वहीं पे परमानेंट वॉशिंगटन अप्रोच है। परमानेंट वॉशिंगटन में क्या है कि उसमें बोला गया कि जो आइडियोलॉजिकल सिविल सर्वेंट्स जो हैं इस अप्रोच में, वो कॉन्टिन्यूअस वॉर और यूएस हेजेमनी को सपोर्ट करते हैं। तो ये एंटी इंटरवेंशनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और परमानेंट वॉशिंगटन जो है इंटरवीन करना और कॉन्टिन्यूअस वॉर्स में एंगेज रहना। तो ट्रम्प और इस कैंप के बीच कांस्टेंट क्लैश जो है होता है, और इस क्लैश की वजह से ट्रम्प जो है अपने 100% प्रोमिसेस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और इसलिए बोलते हैं कोई सब्सटैंटिव कंसेशन रशिया को ट्रम्प नहीं दे पाए, इसलिए वॉर कंटिन्यू होती रही। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज आउटकम निकला। ट्रम्प ने अपनी इमेज बनाई, पर परमानेंट वॉशिंगटन का एजेंडा भी सर्वाइव कर गया। तो आर्टिकल ये कंक्लूड करता है कि यूक्रेन वॉर का असली रेजोल्यूशन जो है बेसिकली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से नहीं, बल्कि यूएस की इंटरनल पावर स्ट्रगल से आएगा। यानी अमेरिका वर्सेस रशिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिका वर्सेस वॉशिंगटन। फ्यूचर के जियो स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट भी इसी इंटरनल स्ट्रगल पर डिपेंड करेंगे, ऐसा बोलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स एंड सैलरीज कैन डिरेल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो बायो केयर स्कीम है, उसमें 75 वुमेन रिसर्चर्स सेलेक्ट हुई थी, लेकिन उनको ना लेटर ऑफ सैंक्शन मिले, ना ही सैलरी। और तो बोलते हैं कि यंग रिसर्चर्स को वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लेबोरेटरीज काफ़ी कम है, कम्बरसम यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी कम्बरसम है, और ग्रांट प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सैलरी बहुत मॉडेस्ट है, और कोई भी लॉन्ग टर्म कैरियर सिक्योरिटी नहीं है। और इस डिले ने उनकी इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी है, ऐसा बोलते हैं। और वेस्ट में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी, और जो फैकल्टी जॉब्स है दोनों लिमिटेड हो गए हैं। तो मतलब इंडियन रिसर्चर्स को मोस्टली अपना कैरियर इंडिया में ही बनाना होगा, और अगर यहाँ फंड्स डिले हो तो कैरियर्स डिरेल हो जाता है। और तो गवर्नमेंट ने जो है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन इस ट्रांजिशन की वजह से डिलेज आए, और इसका नुकसान रिसर्चर्स को हुआ। तो क्यों प्रॉब्लम सीरियस है, बोलते हैं कि साइंस टाइम सेंसिटिव है। एक्सपेरिमेंट का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि सीजन, बायोलॉजिकल साइकिल्स, कोलैबोरेशंस। डिले होने से साइकिल्स जो होते हैं, वो जो टाइम सेंसिटिव साइंस साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, और स्कीम सिर्फ पेपर पे अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पे फेल होने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टैलेंट अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, तो उससे क्रेडिबिलिटी लॉस भी होता है। और वुमेन साइंटिस्ट और मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स के लिए डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, यानी इक्विटी इश्यूज भी हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्कीम्स में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होने चाहिए जो स्कीम को एनफोर्स कर सके प्रॉपरली। ट्रांसपेरेंसी के साथ कंटिजेंसी प्लान्स भी होने चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कुछ फेल हो गया सिस्टम तो उसमें क्या प्लान करना है। और थर्ड बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज और जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को समझना होगा कि अकाउंटिंग का डिले मतलब रिसर्चर्स के लिए लाइवलीहुड कैरियर डिले करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर से पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो कब तक रिस्टोर किया जाएगा। कोर्ट ने बोला कि कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट के डोमेन में होते हैं, और जुडिशरी हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो स्टेट्स कैसे बनते हैं, इसमें बोलते हैं आर्टिकल 3 में, जो अंडर पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स क्रिएट या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, जैसे बाउंड्रीज को बदलना, एरिया इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, स्टेट्स मर्ज करना। लेकिन एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होता, क्योंकि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है रिस्टोर करना ज़रूरी है। और इंडिया का फेडरल डिज़ाइन के बारे में बोलते हैं कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया है, यूनिटरी स्पिरिट, और दूसरी तरफ स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, फेडरल कैरेक्टर जिसे बोलते हैं। तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस बनाया गया ताकि स्टेट्स हमेशा यूनियन लेवल पर रिप्रेजेंटेड रहें, और फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन
का जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसे अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में आर्टिकल 370 और जो 35A है इसका एब्रोगेशन अपहोल्ड किया और सेंटर को डायरेक्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर करो और असेंबली इलेक्शंस कराओ। इलेक्शंस 2000 अक्टूबर 2024 में हो गए, पर अभी तक स्टेटहुड रिस्टोरेशन जो है वो पर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप जो है नहीं लिया है। कंसर्न्स ये हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट एम्पावर होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर कट हो जाएगा कि पावर्स जो है वो कट हो जाएंगे। अगर ऐसा डिले होता रहा तो फेडरलिज्म की स्पिरिट के अगेंस्ट होगा, ऐसा इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में बोलते हैं। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे इनसाइड द एपीके स्कैम हाउ फेक एप्स आर यूज्ड इन फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ये न्यूज़ बेसिकली एक बड़ी साइबर क्राइम प्रॉब्लम जो एपीके फ्रॉड है उसके बारे में है, जो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में डॉट एपीके फाइल्स जो होती हैं वो आप ऐप इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होती हैं, जिससे विंडोज़ में जैसे विंडोज़ में ईएक्सी फाइल होती है वैसे एंड्रॉयड में डॉट एपीके फाइल्स होती हैं। साइबर क्रिमिनल्स इनको फेक ऐप्स के फॉर्म में बना देते हैं, जैसे बैंक, केवाईसी, पीएम किसान, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऐप्स। तो इनको ऐप्स के फॉर्म में बना दिया जाता है। इनको एक विक्टिम को एक फ़ोन कॉल या एसएमएस आता है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, सब्सिडी पेंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है। साथ ही एक लिंक भेजा जाता है फेक ऐप डाउनलोड करने के लिए और ऐप डाउनलोड करते ही यूज़र परमिशन दे देता है उसके कॉन्टैक्ट्स का, एसएमएस का और जो नोटिफिकेशंस है उसका। फिर मोबाइल का पूरा डेटा जो है ओपन वॉल्ट बन जाता है, उनके एक्सेस में आ जाता है। 10 मिनट के अंदर ही बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट टूट जाती है और बेसिकली पैसे म्यूल अकाउंट्स से जो है फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होते हैं। लेयरिंग ऑफ लॉन्ड्रिंग में डिसअपियर हो जाता है उनका पैसा। तो लास्ट 6 महीने में बोलते हैं कि 12.47 लाख साइबर क्राइम्स जो है केसेस रिपोर्ट हुए और 2021 से 2025 की बात करें तो 900% का जंप आया है। बताते हैं कि ऐप्स कौन बनाता है। 60 से 70% जो ऐप्स हैं इंडिया में बनते हैं दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, झारखंड हब्स। 30 से 40% जो ऐप्स हैं फॉरेन से आते हैं, स्टेट से आते हैं, यूएस, यूके, चाइना, इन सब से। और विक्टिम्स कैसे चूज़ किए जाते हैं, रैंडम नहीं होता, पहले डेटा गैदर किया जा होता है। फ्रॉडस्टर्स लीक डेटाबेसेस जैसे कि मेल्स हो गए, मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सर्विस पोर्टल्स, इससे खरीद लेते हैं और उसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इनकम तक होता है। फिर पर्सनलाइज़ मैसेज भेजकर लोगों को फंसाते हैं और जब ऐप पकड़ा जाता है तो फॉरेंसिक टीम उसको डिक्रिप्ट करती है, लेकिन 10 मिनट में सिर्फ 2-3 एपीके सक्सेसफुली डिक्रिप्ट हो पाते हैं। 10 में से सिर्फ 2-3 ही हो पाते हैं डिक्रिप्ट और पैसे मोस्टली म्यूल अकाउंट्स प्लस क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गूगल ने पिछले कुछ मंथ्स में 50 मलेशियस जो है ऐप्स रिमूव किए, लेकिन हर ऐप डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें ये बोलते हैं फ्रॉड्स के बारे में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे चाइना शी जिनपिंग मीट्स मालदीव्स मुइज़ू सीक्स डीपर टाइज इफेक्टिव एफटीए इम्प्लीमेंटेशन। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस पर चाइना के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और चाइना और मालदीव्स के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, फिशरीज, मैरीटाइम रिसर्च और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन दोनों में कॉपरेट करना। तो चाइना मालदीव्स के साथ अपना इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप डीपन करेगा, वहीं मालदीव्स भी अब उसके साथ कॉपरेशन एक्सपैंड करना चाहता है। और क्या है कि मालदीव्स अपना चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो मालदीव्स के जो म्यूजियम हैं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट एजेंडा पुश किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि इंडियन मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स और मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं मालदीव्स में, वो मालदीव्स से निकाल लिए जाएं। तो म्यूजिक के आने के बाद जो है मालदीव्स चाइना के और करीब आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूक्रेन वोज टू रिटेलिएट एज रशिया स्ट्राइक्स पावर ग्रिड्स अफेक्टिंग 60,000। तो रशियन ड्रोन्स ने यूक्रेन के नॉर्थ और साउथ रीजन्स में एनर्जी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया और रिजल्ट ये रहा कि 60,000 से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह गए। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने जो है अब बोला है कि ज़्यादा वो डीप स्ट्राइक और रशिया के अंदर करेगा वो स्ट्राइक्स। और यूक्रेन ने कहा कि जो है पहले ही रशियन ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो वॉर अब बेसिकली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम पर फोकस हो रहा है, जिससे सिविलियन लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है।
कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।